अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2013 का इंटीरियर साइंस का पेपर। ये बायोलॉजी सेक्शन का पहला सवाल है कि द डायग्राम शोज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग डीएनए। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये एक डीएनए का मॉलिक्यूल है। डीएनए के अंदर हमारे पास हमें पता है दो धागे होते हैं, तो ये एक धागा, ये दूसरा धागा, ये पूरा स्ट्रक्चर डीएनए का है। ये प्रोसेस है, सिंपल नज़र आ रहा है कि जो डीएनए था उसने जो है वो अपनी कॉपी बनाई है, या जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कि डीएनए की रेप्लिकेशन हुई है। एक डीएनए से दो डीएनए बन गए, यानी डीएनए की कॉपी हुई है। और अगर आपने चैप्टर नंबर 6 सही से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होती है यानी कॉपी होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या, देखें यहाँ नज़र भी आ रहा है, ये जो दोनों धागे हैं ओरिजिनल डीएनए के जो दोनों धागे हैं वो ब्लैक कलर के हैं। लेकिन अब जो ये दो डीएनए बने हैं इसमें देखें एक धागा तो ब्लैक कलर का है और एक धागा नया बना है। इसका मतलब ये वाला डीएनए पूरा का पूरा सलामत नहीं रहा, बल्कि इसका एक हिस्सा इधर गया है और एक हिस्सा इधर गया, फिर इस हिस्से ने अपने अराउंड ये दूसरा हिस्सा बनाया है। खैर, ये तो हो गई थोड़ी सी बात। तो पहले हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये प्रोसेस कौन सा है और फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये किस वक्त होता है। तो सबसे पहली बात तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये जो प्रोसेस है ये है डीएनए की रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब डीएनए की कॉपी। तो बाकी के दो जो हैं, सॉरी, ये और ये हमारे आंसर नहीं हो सकते। अब बाकी जो बच गए हैं इन तीन में से कोई एक हमारा आंसर है। अब सवाल यह है कि ये डीएनए की रेप्लिकेशन होती कब है। देखें, ये हमारे पास एक सेल है जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम है, ठीक है। ये माइटोसिस करना चाहता है, लेकिन माइटोसिस से पहले इसको एक स्टेज से गुजरना पड़ता है जिसे हम कहते हैं इंटरफेज। ये वाला जो वक्त है इसे हम कहते हैं इंटरफेज। ये वो वक्त होता है कि जिसमें सेल डिवाइड नहीं करता लेकिन अपने आप को तैयार करता है डिवीजन के लिए। क्या तैयारी होती है, देखें इस वक्त अगर हम देखें इसका क्रोमोसोम निकाल के तो हमें वो क्रोमोसोम इस हालत में नजर आएगा। हर क्रोमोसोम में एक डीएनए का मॉलिक्यूल होता है, तो इसमें एक डीएनए का मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब ये इंटरफेस से गुजर जाएगा, अब भी इसके अंदर कितने क्रोमोसोम है 46, लेकिन अब इसके क्रोमोसोम आपको ऐसे नजर आएंगे। ये एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम था, लेकिन इस क्रोमोसोम ने अपनी एक कॉपी बनाई और उसे अपने साथ अटैच कर लिया। अब देखें एक डीएनए इसके अंदर है इस धागे में और एक डीएनए इसके अंदर है इस धागे में। तो क्रोमोसोम की कॉपी होने का मतलब है किस चीज़ की कॉपी हुई है, डीएनए की कॉपी हुई है। ये काम कौन से वक्त में होता है, ये काम अभी माइटोसिस से पहले हुआ है, अभी माइटोसिस स्टार्ट नहीं हुआ, ये माइटोसिस से पहले हुआ है। इस फेज को हम कहते हैं इंटरफेज। तो करेक्ट आंसर जो है वो है ए। जब ये काम हो जाता है, इंटरफेज कंप्लीट हो जाता है, अब ये सेल जो है ये आगे एंटर होगा माइटोसिस में, और माइटोसिस का पहला फेज होता है जिसे कहते हैं प्रोफेज। उसके बाद आता है मेटाफेज, उसके बाद आता है एनाफेज, उसके बाद टीलोफेज। इनमें से किसी भी स्टेज के अंदर डीएनए की कॉपी नहीं होती क्योंकि डीएनए इससे पहले कॉपी हो चुका होता है। तो रेप्लिकेशन प्रोफेज में नहीं होती, ये गलत हो गया। रेप्लिकेशन टीलोफेज में नहीं होती, ये भी गलत हो गया। इसका मतलब मैं बता देता हूँ ट्रांसक्रिप्शन का। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, यानी ये वाला डीएनए का मॉलिक्यूल था और इससे दो डीएनए बन गए, ये टूट गया और इससे दो डीएनए बन गए। ये प्रोसेस कहलाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बनना ये कहलाता है डीएनए रेप्लिकेशन कह लें, डीएनए डुप्लीकेशन कह लें। अगर ये होता कि ये जो डीएनए है इससे इस तरह का स्ट्रक्चर बनता, सिंगल स्ट्रैंडेड, एक धागा बनता खाली, और इस धागे को हम नाम दे देते आरएनए का, ये प्रोसेस कहलाता, डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है ये कहलाता ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से आरएनए बनना। अगर इस डीएनए से एक धागा बनते हुआ दिखाते तो हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन हुई है, लेकिन चूंकि डीएनए से डीएनए बन रहा है दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। ओके, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये कि द डायग्राम शोज अ सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड बाय रिडक्शन डिवीजन। यानी ये वो सेल है जो डिवीजन के बाद बना है। कौन सी डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन कहते हैं बेसिकली मियोसिस को, और मियोसिस के आपको पता है दो स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। रिडक्शन डिवीजन कहते हैं मियोसिस 1 को। क्यों कहते हैं, क्योंकि मियोसिस 1 जब होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये सेल है, ये मियोसिस करना चाह रहा है, तो पहले होगा मियोसिस 1। मियोसिस 1 के नतीजे में ये सेल डिवाइड होगा दो सेल में, ये मियोसिस 1 है। और इसी वक्त ये होगा कि यहाँ से 46 क्रोमोसोम में से 23 इधर जाएंगे और 23 इधर जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो गया, हाफ हो गया। इसके बाद होता है मियोसिस 2। ये वाला सेल भी डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा, और ये वाला सेल भी डिवाइड करेगा, दो सेल बनाएगा, लेकिन इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा, 23, 23, 23 और इसमें भी 23। तो मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं होता, मियोसिस 1 में होता है। और चेंज क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। तो इसी वजह से इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। अब ये जो सेल है ये वाला सेल है,
ये कह रहे हैं कि ये वो सेल है जो बना है रिडक्शन डिवीजन के बाद। इसका मतलब इसमें आधे क्रोमोसोम है। वो आपसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द डिप्लॉयड नंबर। ये सेल है हैप्लॉयड, इसमें आधे क्रोमोसोम है। आपसे सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इसमें पूरे क्रोमोसोम जो है वो बता दें कितने होंगे। तो आप काउंट कर लें कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 क्रोमोसोम है। 20 हैप्लॉइड है अगर, तो मल्टीप्लाई बाय 2 अगर कर देंगे तो ये कंडीशन हो जाएगी डिप्लॉइड। तो आपका आंसर है डी यानी 40 क्रोमोसोम्स। अच्छा, अगर इस सवाल को मैं चेंज कर दूं, मैं अगर कहूं कि भाई ये सेल है और ये करना चाह रहा है रिडक्शन डिवीजन, ये करना चाह रहा है, कर नहीं चुका, ये करना चाह रहा है रिडक्शन डिवीजन, इसके नतीजे में जो सेल बनेगा उसमें कितने क्रोमोसोम जाएंगे। तो अगर ये सेल अभी तक इसने डिवीजन नहीं की थी और इसमें 20 क्रोमोसोम थे, तो इससे आगे जाकर जो सेल बनेंगे उसमें कितने क्रोमोसोम जाएंगे, उसमें 10 जाएंगे। तो फिर आपका आंसर हो जाता है 1। Now what occurs when sucrose breaks down into monosaccharides? अच्छा भाई, सुक्रोज जो है हमारे पास ये है एक डाइसैकराइड। डाइसैकराइड, सैकराइड का वर्ड यूज होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। डाइसैकराइड का मतलब ये है कि उसमें 2 छोटे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, 2 सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट होते हैं। वो सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट कहलाता है मोनोसैकराइड। फॉर एग्जांपल, आपने ग्लूकोज का नाम सुना है, आपने फ्रक्टोज का नाम सुना है। ये ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो है ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपल फॉर्म है, यानी अगर इसे फर्दर तोड़ा जाए तो कार्बोहाइड्रेट बाकी नहीं रहता, तो ये कहलाते हैं मोनोसैकराइड। अगर इस तरह के 2 मोनोसैकराइड जुड़ जाएं तो जो मॉलिक्यूल बनता है वो कहलाता है डाइसैकराइड। जैसे कि सुक्रोज है, ये तब बनता है जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन हो जाए। तो देखिए, पहले तो प्रोसेस समझ लें कि सुक्रोज बनता कैसे है। मैंने बताया कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है और एक फ्रक्टोज का मॉलिक्यूल होता है। ये जब मिलते हैं तो इसके नतीजे में बनता है सुक्रोज और साथ में रिलीज होता है वाटर। आपने फर्स्ट ईयर की सेकंड चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा कि एक ऐसा प्रोसेस के जिसके अंदर 2 छोटे यूनिट मिले, ये एक छोटा यूनिट है, ये दूसरा छोटा यूनिट है, ये दोनों मोनोसैकराइड है, और इस तरह से मिले कि वाटर जो है वो रिलीज हो, ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। ठीक है, ये कंडेंसेशन कहलाता है। अच्छा, यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि जब सुक्रोज ब्रेक होता है, यानी ये इस डायरेक्शन में प्रोसेस नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं इस डायरेक्शन का प्रोसेस। ठीक है, तो पहली बात, अगर बुक आपने पढ़ी है तो उसमें देखा होगा कि कंडेंसेशन का उलट जो होता है वो कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। यानी अगर किसी बड़े मॉलिक्यूल के अंदर, या यहाँ पर जो ये बड़ा मॉलिक्यूल है डाइसैकराइड है, इसके अंदर पानी को ऐड किया जाए तो ये ब्रेक हो जाता है 2 छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। ये कंडेंसेशन का उलट है, ये कहलाता है हाइड्रोलाइसिस। इसका मतलब बात हो रही है हाइड्रोलाइसिस की। तो ये वाले 2 ऑप्शन जो है हमारे नहीं है। एक और चीज, यहाँ पर लिखा है रिलीजिंग वाटर, यहाँ पर भी लिखा है रिलीजिंग वाटर, जबकि आप देख रहे हैं कि वाटर रिलीज होता है कंडेंसेशन में, जबकि वाटर इस्तेमाल होता है, यूज होता है हाइड्रोलाइसिस के अंदर। तो वाटर इस्तेमाल होगा, रिलीज नहीं होगा, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी नहीं है। अब बच गया हमारे पास आखिरी वाला, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रिलीजिंग रिड्यूसिंग शुगर्स, ये दोनों शुगर्स जो हैं ये रिड्यूसिंग कहलाते हैं। ये आपको नहीं भी पता तो कोई मसला नहीं है। एंड यूजिंग वाटर, तो ये 2 बातें अगर आपको बताएं कि इस प्रोसेस को हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, वो तो यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है रिलीजिंग वाटर, जबकि एक्चुअल में इसमें इस्तेमाल होता है वाटर। तो वाटर को यूज करते हुए हाइड्रोलाइसिस होगा अगर सुक्रोज ब्रेक डाउन होगा अपने मोनोसैकराइड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई सम केमिकल्स यूज्ड टू स्टॉप ट्यूमर ग्रोथ, they work by preventing the DNA double helix from uncoiling and separating. During which stage of the cell cycle would they act? देखिए, बड़े मज़े का क्वेश्चन है। इंटर के लेवल पे इस तरह की थिंकिंग होती भी नहीं है स्टूडेंट की, तो उनके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। देखिए, अभी पीछे हम पढ़कर आए थे कि जो DNA था वो अपनी कॉपी बना रहा था, राइट। DNA की 2 कॉपीज, एक DNA से 2 DNA बन रहे थे, इसको हमने कहा था रेप्लिकेशन। और ये किस वक्त होता है? ये होता है इंटरफेज में। इंटरफेज वो वक्त होता है जो माइटोसिस से पहले होता है, डिवीजन से पहले होता है। अच्छा, अब ये कॉपी बनती कैसे है? तो ये हमारे पास डीएनए है, ठीक है, इसको मैं खोल रहा हूँ। डीएनए जब कॉपी होना होता है तो डीएनए खुलता है, तो ये पूरा नहीं खोल रहा मैं, ये एक पॉइंट से खोल रहा हूँ मैं। बड़ा कर दिया मैंने डीएनए,
और ये बीच से हमने क्या किया, डीएनए को खोल दिया। ये पूरा डीएनए का मॉलिक्यूल था, हमने इसे इस पॉइंट से खोल दिया। अच्छा, अब होता क्या है, इसको हम कहते हैं अनकॉइलिंग। जो डीएनए कॉइल हुआ था, लिपटा हुआ था, पहले वो सीधा होता है और फिर होती है सेपरेशन। जब ये दोनों काम हो जाते हैं उसके बाद क्या होता है, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ पड़े हुए हैं न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं और यहाँ पर कुछ न्यूक्लियोटाइड्स लगे हुए हैं, क्योंकि डीएनए जो है पूरा न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। तो इस धागे को देखकर एक धागा यहाँ बनेगा और इस धागे को देखकर एक धागा यहाँ बनेगा। ये काम करवाने वाला जो एंजाइम होता है वो कहलाता है डीएनए पॉलीमरेज। ये वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक डीएनए से 2 डीएनए बनते हैं। अच्छा, यहाँ से काम हो रहा है इस डायरेक्शन के अंदर और यहाँ से काम हो रहा है इस डायरेक्शन में। तो ये वाला जो डीएनए है जो अभी कॉइल हुआ है और जुड़ा हुआ है, ये खुलता चला जाएगा, ये सीधा होता जाएगा, अनकॉइलिंग होती जाएगी इस तरफ भी और इस तरफ भी, और ये सेपरेट होता जाएगा। और एक वक्त आएगा कि ये 2 डीएनए जो है वो अलग हो जाएंगे। एक डीएनए था, इससे 2 डीएनए अलग हो जाएंगे। इस तरह की कंडीशन हो जाएगी, ये एक डीएनए अलग हो गया और ये दूसरा डीएनए अलग हो गया। तो ये वही प्रोसेस है जो हम पहले पढ़ के आए हैं डीएनए रेप्लिकेशन का, और ये कौन से वक्त में होता है, ये इंटरफेज में होता है। अब अगर आप एक ऐसी दवा इस्तेमाल करें जो ये दोनों काम ना होने दे, ना तो अनकॉइलिंग होने दे और ना डीएनए के 2 धागों को सेपरेट होने दे, तो वो कौन से वक्त में काम करेगी? पहली बात तो वो सेल को डिवाइड नहीं होने देगी। क्यों? क्योंकि जब एक डीएनए से 2 डीएनए नहीं होंगे तो एक सेल से 2 सेल ही बन सकते। और ये कौन से वक्त में काम करेगी? माइटोसिस में काम नहीं करेगी, बल्कि माइटोसिस से पहले वाला जो वक्त है इंटरफेज, ये दवा उस वक्त काम करेगी। ओके, विच स्टेटमेंट कंसर्निंग ट्रांसपायरेशन इज करेक्ट? 5 हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई हैं। ये क्या लिखा है भाई? ईथर एंड कीटोन, आगे शायद मिसिंग है कुछ, ये तो कंफर्म नहीं होगी क्योंकि उनका कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके, ऑन अ ह्यूमिड डे द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट बिटवीन द इंटरसेलुलर स्पेस एंड द एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर इंक्रीजेस टू स्टिमुलेट वाटर लॉस बाय एवेपोरेशन। तो देखिए, ये जो पहला ऑप्शन है हमारे पास, ये कहता है कि ह्यूमिड डे के ऊपर जो वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट है, यानी जो डिफरेंस है, कहाँ का डिफरेंस, इंटरसेलुलर स्पेस का और एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर का, वो बढ़ता है ताकि वाटर के लॉस को बढ़ाया जा सके। ये हमारे पास लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये अपर एपिडर्मिस है, ठीक है। ये लीफ इस तरह था, ये लीफ आपके पास इस तरह था। हमने क्या किया, इसे यूं काटा, ठीक है। काटने के बाद ये वाला पीस हटा दिया, तो अब हमें ये सामने से नजर आ रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। ये ऊपर वाली लेयर है अपर एपिडर्मिस, ये नीचे वाली लेयर है लोअर एपिडर्मिस, और ये बीच में जो सेल्स हैं ये वाले और ये वाले, दीज आर मेसोफिल सेल्स। ये पैलिसेड कहलाते हैं और ये स्पंजी कहलाते हैं। ये बीच में बना हुआ है वैस्कुलर बंडल, आउटर साइड पे फ्लोएम है और इनर साइड पे जाइलम है। ये गार्ड सेल हैं, ये लोअर एपिडर्मिस के अंदर मौजूद है। तो ये कह रहा है, अच्छा, ये जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, दीज आर नोन एज एयर स्पेसेस, और ये बाहर का एटमॉस्फेयर है। ये कह रहे हैं, देखिए नॉर्मली क्या होता है, जब ट्रांसपायरेशन होती है, यानी जब पानी वाटर का लॉस होता है, तो अंदर एयर स्पेस के अंदर वाटर के वेपर होते हैं ज़्यादा, ठीक है। ये वाटर के वेपर हैं, ये अंदर ज़्यादा होते हैं और बाहर होते हैं कम। तो डिफरेंस क्या होता है? ज़्यादा। अंदर और बाहर के दरमियान डिफरेंस होता है ज़्यादा। ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं ह्यूमिड डे जब होता है, यानी जब सपोज कर लें बारिश के बाद की बात करें हम, तो ह्यूमिड डे के ऊपर जो डिफरेंस है वो कह रहे हैं बढ़ जाता है। जबकि ह्यूमिड डे पे क्या होगा, जब बारिश होगी तो एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, तो डिफरेंस बढ़ेगा नहीं, डिफरेंस कम होगा। और यही वजह है, जब डिफरेंस कम हो जाएगा तो ट्रांसपायरेशन बढ़ेगी नहीं, ट्रांसपायरेशन कम होगी। एंड दैट इज़ वाई ये वाली स्टेटमेंट हो जाती है गलत। हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है। अभी देखें, अगर अंदर 8 मॉलिक्यूल हैं, बाहर 2 मॉलिक्यूल हैं, तो डिफ्यूजन होगा, मॉलिक्यूल यहाँ से मूव करके बाहर चले जाएंगे, जिसे आप ट्रांसपायरेशन कहते हैं। लेकिन अगर अंदर भी 8 हो और बारिश की वजह से बाहर भी 8 हो जाए, तो डिफरेंस खत्म हो गया। जब डिफरेंस खत्म होगा तो ट्रांसपायरेशन डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड जो स्टेटमेंट है वो क्या कहती है, वाटर अराइविंग एट द स्पंजी मेसोफिल सेल वाया द सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है भाई? ये हमारे पास 2 सेल हैं, इनमें पानी मूव करना है। तो आपको पता है एक जगह ऐसी होती है, प्लांट के सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे सेल वॉल नहीं होती। ये आपकी सेल वॉल है, इस सेल की सेल वॉल है, ठीक है। ये वाला पॉइंट ऐसा है जहाँ पे सेल वॉल नहीं है और दोनों सेल का साइटोप्लाज्म कनेक्टेड है। ये पॉइंट कहलाते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा, और यहाँ से कोई भी चीज़ अगर मूव करेगी तो वो कहलाता है सिम्प्लास्ट पाथवे। ये क्या कह रहे हैं कि वाटर जो पहुँचता है स्पंजी मेसोफिल सेल के पास, इन सेल्स के पास, स्पंजी मेसोफिल सेल के पास सिम्प्लास्ट पाथवे से, उसको मूव होना है लाजमी बाय ऑस्मोसिस थ्रू द सरफेस ऑफ सेल। देखें,
जब पानी इन मॉलिक्यूल्स इन सेल्स के अंदर होता है ना, ये पानी है, ये किस फॉर्म में इस वक्त, ये वाटर, ये लिक्विड फॉर्म में। जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगी, ये आ रही है सनलाइट, जब सनलाइट पड़ेगी तो इसको एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी मिलेगी तो ये वाटर से कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में और ये बाहर आ जाएगा। ये प्रोसेस ऑस्मोसिस नहीं होता। ऑस्मोसिस की जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं दो ऐसे एरियाज के अंदर पानी की मूवमेंट जिनके दरमियान सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हो। यहाँ पर जो है वो दो सॉल्यूशंस के दरमियान मूवमेंट नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट हो रही है वाटर की, और ये सेल से बाहर जा रहा है। ये एक सेल से दूसरे सेल में नहीं जा रहा, एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में नहीं जा रहा, बल्कि ये सेल से बाहर जा रहा है। तो वाटर जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जा रहा है, और ये इन द फॉर्म ऑफ वेपर जा रहा है। ये ऑस्मोसिस नहीं होगा, ये डिफ्यूजन होगा। तो ये जो ऑस्मोसिस वाली बात लिखी हुई है, ये यहाँ पर इसे गलत कर देती है। सिमिलरली यहाँ पर भी यही कहा गया, वाटर मूव ऑफ द जाइलम इन द एपोप्लास्ट पाथवे। ये जाइलम है, ये जो आपको सेल नजर आ रहे हैं, अगर इसको पीछे जाके देखें, लीव्स के पीछे से जाके देखें, तो ये रूट तक सीधा जा रहा होता है इस तरह। इसमें जो पानी मूव करता है वो एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू करता है। मैंने आपको बताया सिम्प्लास्ट क्या होता है, जब एक सेल और दूसरे सेल के दरमियान पानी मूव करता है एक ऐसे पॉइंट से जहाँ सेल वॉल नहीं होती। लेकिन पानी सिर्फ यहाँ से मूव नहीं करता, पानी एक और रास्ते से जाता है, और वो है सेल वॉल के अंदर से। ये पूरी सेल वॉल है, पानी इस सेल वॉल के अंदर से जा रहा होता है, सेल के अंदर दाखिल नहीं होता बल्कि सेल वॉल से गुजर रहा होता है। दिस इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे। तो ये कह रहे हैं कि जाइलम में नीचे से ऊपर तक एपोप्लास्ट पाथवे से जो पानी आया है वो क्या करेगा भाई, एंड कैन कंटिन्यू ऑन दिस पाथवे बाय ऑस्मोसिस टू रीच द स्पंजी मेसोफिल सेल्स बिफोर एवापोरेटिंग इनटू द इंटरसेलुलर एयर स्पेस। अब जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है तो जाइलम जो है, चूंकि एक पाइप होता है, जाइलम इस तरह का एक पाइप होता है, और ये इसकी सेल वॉल है या ये इसकी दीवार है। जाइलम के अंदर जो पानी मूव करता है वो मेनली सेल वॉल से नहीं करता। जाइलम के अंदर जो पानी मूव करता है वो उसके अंदर की स्पेस से करता है, जो खाली जगह उसके अंदर मौजूद है। तो ये कह रहे हैं कि वाटर मूव करता है जाइलम में इन दी एपोप्लास्ट पाथवे। मेरे ख्याल में ये स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाती है, क्योंकि वाटर एपोप्लास्ट पाथवे के थ्रू मूव नहीं करता जाइलम के अंदर, बल्कि उसके जाइलम के अंदर जो सेल के अंदर की जो जगह होती है वहाँ से मूव करता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाती है, क्योंकि एपोप्लास्ट पाथवे से नहीं मूव करता। तो ये जो स्टेटमेंट बच गई है वो सी है। ये कह रहे हैं कि भाई वाटर डिफ्यूज करता है डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट फ्रॉम द सैचुरेटेड एयर स्पेस थ्रू द गार्ड सेल्स बिफोर एवापोरेटिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ द सेल्स इनटू द एटमॉस्फेयर। लेकिन ये कह रहे हैं कि वाटर जो यहाँ पर मौजूद है, एयर स्पेस के अंदर मौजूद है, ये मूव करता है डाउन द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ये तब मूव करेगा जब अंदर ज़्यादा हो और बाहर कम हो। बिल्कुल सही है। और ये गार्ड सेल के थ्रू मूव करता है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और ये कह रहे हैं पहले यहाँ से जाता है और उसके बाद जब खाली जगह हो जाती है तो फिर इन सेल से मूव करके वाटर जो है वो वेपर की फॉर्म में एयर स्पेस के अंदर आ जाता है। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो यही बनती है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है ये, बट खैर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच फीचर इनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू बी आइडेंटिफाइड एज अ प्रोकैरियोट। इन चार में से वो कौन सी बात है कि जिसकी बेसिस पे आप किसी ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट जो है वो लेबल कर देंगे। तो देखें, पहला है सेल वॉल। क्या सेल वॉल सिर्फ प्रोकैरियोट में होती है? पहली बात, प्रोकैरियोट जो है ये बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल तो होती है, लेकिन क्या सिर्फ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है? तो नहीं। सेल वॉल फंगस के पास भी होती है, सेल वॉल एल्गी के पास भी होती है, और सेल वॉल प्लांट्स के पास भी होती है। तो इसको देखकर नहीं बता सकते। सर्कुलर डीएनए, यानी डीएनए सर्कुलर फॉर्म के अंदर। बैक्टीरिया के पास जो डीएनए होता है वो बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म के अंदर होता है, लेकिन क्या सिर्फ बैक्टीरिया के पास डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है? नहीं, और भी ऑर्गेनिज्म है जिनके पास सर्कुलर डीएनए होता है। तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। राइबोसोम्स, क्या राइबोसोम्स बैक्टीरिया के पास होते हैं? बिल्कुल नहीं। हर वो सेल जो प्रोटीन बनाता है उसके पास राइबोसोम है। तो प्रोकैरियोट हो चाहे यूकैरियोट हो, सबके पास राइबोसोम होता है। न्यूक्लियस की अगर हम बात करें, दिस इज द पॉइंट। प्रोकैरियोट का मतलब यह है कि इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जबकि जो यूकैरियोट होते हैं उनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। तो मेन जो डिफरेंस होता है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के दरमियान में, वो न्यूक्लियस की बेस पे होता है। तो हम न्यूक्लियस की बेस पे आइडेंटिफाई करते हैं प्रोकैरियोट्स को। नाउ विच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज द एंड प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसलेशन। अब ये ट्रांसलेशन क्या है भाई? तो हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है डीएनए। इस डीएनए के अंदर हमारी इंफॉर्मेशन है। उस इंफॉर्मेशन से आगे जाकर आखिर में बनना क्या है? इससे बनना होता है प्रोटीन। डीएनए में आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उससे प्रोटीन का बनना है, ठीक है। लेकिन ये काम डायरेक्टली नहीं होता। पहले डीएनए की इंफॉर्मेशन कॉपी होती है और एक सिंगल धागा बनता है। दिस मॉलिक्यूल इज नोन एज आरएनए। ये स्टेप कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन।
तो अगर ये आपसे पूछते कि एंड प्रोडक्ट ट्रांसक्रिप्शन का क्या होता है, तो आपका जवाब होता है आरएनए, और ये वाले आरएनए को हम नाम देते हैं mRNA का, मैसेंजर आरएनए का। ठीक है, ये किसका एंड प्रोडक्ट है? ये ट्रांसक्रिप्शन का एंड प्रोडक्ट है। अच्छा, अब मैसेंजर आरएनए से जो प्रोटीन बनने का प्रोसेस है ये कहलाता है ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन कहलाता है। तो ट्रांसलेशन का एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोटीन। लेकिन कहीं पर आपको आंसर के अंदर प्रोटीन नजर नहीं आ रहा, लेकिन प्रोटीन का दूसरा नाम जो होता है वो होता है पॉलीपेप्टाइड। देखिए प्रोटीन क्या है? प्रोटीन है चेन ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलते हैं, तो उस चेन को हम नाम देते हैं प्रोटीन का, ये अमाइनो एसिड है। अच्छा, अमाइनो एसिड के लिए ना एक और वर्ड यूज होता है, अमाइनो एसिड के लिए वर्ड यूज होता है पेप्टाइड, और बहुत सारे अमाइनो एसिड के लिए क्या वर्ड यूज होगा? पॉली। पॉली का मतलब बहुत सारे, तो पॉलीपेप्टाइड का मतलब है बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़े हुए हैं। बुक के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो कहा गया है कि अगर 100 से कम अमाइनो एसिड हैं तो आप पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, और 100 से ज़्यादा अमाइनो एसिड है तो प्रोटीन कहते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लाजमी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा ये दोनों वर्ड एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो है चेन ऑफ अमाइनो एसिड। चाहे प्रोटीन कह लें चाहे पॉलीपेप्टाइड कह लें, मतलब एक ही है। ओके, व्हाट इज द इकोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ द टर्म कम्युनिटी? देखें, बात स्टार्ट होती है स्पीशी से। स्पीशी क्या है? स्पीशी एक ऐसा ग्रुप होता है ऑर्गेनिज्म का जिनके कैरेक्टर्स जो हैं वो सिमिलर हो। नंबर 2, वो आपस में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा करने के काबिल हो। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को मिलाकर हम एक ग्रुप में रख देते हैं जैसे स्पीशी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जितने भी इंसान हैं दुनिया में, हमारे कैरेक्टर मिलते जुलते हैं, भले हम डिफरेंट मुल्कों में रहते हैं बट हमारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। एंड नंबर 2, यहाँ का कोई शख्स किसी भी दुनिया के पार्ट के एक शख्स के साथ रिप्रोडक्शन अगर करेगा तो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, इसका मतलब हम एक स्पीशी हैं। अगर किसी जगह बहुत सारे इंसान रह रहे हैं, खाली इंसान, सिर्फ इंसान रह रहे हैं, तो ये कहलाती है पॉपुलेशन। एक स्पीशी के मेंबर जब एक जगह रह रहे होते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। किसी जगह डॉग्स रह रहे हैं बहुत सारे, तो वो कहलाएगी डॉग्स की पॉपुलेशन। कैट्स रह रही हैं, कैट्स की पॉपुलेशन। अगर किसी जगह पे इंसान भी रह रहे हैं, डॉग्स भी रह रहे हैं, कैट भी रह रही हैं, इसके अलावा प्लांट्स भी रह रहे हैं, अब ये डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर रह रही हैं, तो इसे हम नाम देते हैं कम्युनिटी का। तो कम्युनिटी के अंदर तमाम इंडिविजुअल्स आते हैं किसी एरिया के अंदर रहने वाले। तो देखें, ये लिखा हुआ है ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशी। अगर मैं वन स्पीशी की बात करूं तो ये डेफिनेशन होती है पॉपुलेशन की। अगर मैं बात करूं ऑल द ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब सारी स्पीशीज आ गई। किसी भी एक एरिया के अंदर जितनी भी ऑर्गेनिज्म, जितनी भी स्पीशी रहे वो उस कम्युनिटी कहलाती है। अच्छा, कम्युनिटी की बात करें या पॉपुलेशन की? हम बात कर रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अगर मैं इस कम्युनिटी के साथ जोड़ दूं नॉन लिविंग, यानी वहाँ की हवा, किसी एरिया की हवा, किसी एरिया का पानी, वहाँ की लाइट, वहाँ का टेम्परेचर, तो लिविंग और नॉन लिविंग को मिलाकर बनता है हमारे पास इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन जो है ये चौथे नंबर पे लिखी हुई है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, व्हाई इज यीस्ट यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग? तो भाई यीस्ट को ब्रेड मेकिंग के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इंडस्ट्री का नहीं पूछा इन्होंने ब्रेड मेकिंग का पूछा है। ब्रेड मेकिंग का मतलब बेकिंग इंडस्ट्री में क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ऑल्दो यीस्ट जो है वो अल्कोहल भी प्रोड्यूस करता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस करता है, और किससे? एनारोबिक रेस्पिरेशन से प्रोड्यूस करता है। पहली बात, एरोबिक से नहीं करेगा, एनारोबिक। एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन जो है वो ये प्रोड्यूस करता है। अल्कोहल भी प्रोड्यूस करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी। लेकिन क्या अल्कोहल की वजह से उसे ब्रेड मेकिंग में इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। ब्रेड मेकिंग के अंदर इस्तेमाल किया जाता है किस चीज़ की वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो ऑल्दो इन्होंने सी एंड डी दिए हुए हैं, लेकिन करेक्ट आंसर जो बनेगा वो डी बनेगा। अगर आपसे पूछे कि क्यों इस यीस्ट को इस्तेमाल किया जाता है इंडस्ट्री में, ओवरऑल इंडस्ट्री में, क्योंकि इसे ब्रेड इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है और वाइन इंडस्ट्री के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है, तब आपका आंसर होता है सी एंड डी। लेकिन अगर सिर्फ ब्रेड पूछा है तो आपका आंसर डी होगा। अगर सिर्फ अल्कोहल या वाइन इंडस्ट्री पूछा है या बेवरेज इंडस्ट्री पूछा है तो आपका आंसर सी होगा। ठीक है। नाउ विच फीचर enable the aorta to withstand ventricular systole? देखिए भाई, हमारे पास ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, और हार्ट से हमें पता है एक पाइप यहाँ से निकलता है और एक पाइप यहाँ से निकलता है। ये सिंपल सी डायग्राम बना रहा हूँ मैं। ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। तो ये वाला जो पाइप निकल रहा है ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है, ठीक है। ये राइट एट्रिया है, एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। इस वेंट्रिकल से निकल रहा है पाइप, पीछे से आ रहा है ये, ठीक है। और ये भी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है, ये एट्रियम से नहीं निकल रहा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलने वाला जो पाइप है ये कहलाता है एओर्टा।
अब आप जानते हैं कि एओर्टा जो है ये सप्लाई करता है ब्लड को पूरी बॉडी में। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पूरी बॉडी में कैसे पहुँचा पाता है, क्योंकि ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये वाला जो पोर्शन है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये बहुत प्रेशर से, बहुत ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करता है ताकि वो पूरी बॉडी के हर पार्ट के अंदर चला जाए। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई ये जो पाइप है जिसे आप एओर्टा कह रहे हैं, जब इतना प्रेशर के साथ ब्लड को पंप किया जाता है इसमें, तो वो क्या चीज़ है इसकी दीवार में जो इसे इस काबिल बनाती है कि इतना प्रेशर बर्दाश्त कर सके। तो देखें, आपकी जो एओर्टा जो है ना, ये आता है आर्टरीज वाली कैटेगरी में। तो चाहे आर्टरी हो चाहे वेन हो, ये एक आर्टरी है। अगर मैं इसे काटूं और इसका छोटा सा पीस निकाल के दिखाऊं आपको, तो ये इसका पीस है। ये आउटर लेयर है इसकी सबसे, फिर ये मिडिल लेयर होती है, ठीक है, और उसके बाद ये सबसे अंदर वाली लेयर होती है। ये सबसे अंदर वाली लेयर है, बिल्कुल पतली, दिस इज़ नोन एज एंडोथीलियम। उसके बाद ये बीच वाली लेयर है, ये मसल से बनी होती है, दिस इज़ नोन एज ट्यूनिक। अच्छा, ये सबसे अंदर वाली लेयर कहलाती है ट्यूनिका इंटरना, या इसका दूसरा नाम होता है एंटीमा। ये सिर्फ एंडोथीलियल सेल से बनी होती है, एक लेयर से। उसके बाद आती है ट्यूनिका मीडिया, मिडिल लेयर होती है, ये बनी होती है स्मूथ मसल से, और इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं। और उसके बाद आती है आउटर लेयर, ये कहलाती है ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है, ये बेसिकली बनी होती है एक तरह के फाइबर से जिन्हें हम कहते हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। तो ये तीन तरह की लेयर जो हैं ये आर्टरी के अंदर पाई जाती हैं। एओर्टा के अंदर भी ये तीनों लेयर्स होती हैं। अब इनमें से वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि एओर्टा को इस काबिल बनाता है कि वो हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर सके? तो देखिए, वो हैं इलास्टिन फाइबर्स। ये जो फाइबर्स मौजूद होते हैं इस मिडिल लेयर के अंदर मसल्स के साथ साथ, ये इलास्टिन फाइबर्स बेसिकली इस स्ट्रक्चर को इलास्टिक बनाते हैं, जैसे कि रबर बैंड है। तो रबर बैंड को आप अगर खींचते हैं तो वो खींचता है, और जब आप छोड़ते हैं तो वापस आ जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब ब्लड इसके अंदर से गुजरता है, यहाँ पर ब्लड होता है, जैसे ही ब्लड इसके अंदर आता है तो इसकी जो दीवारें हैं वो स्ट्रेच होती हैं, दोनों तरफ, चारों तरफ स्ट्रेच होती हैं, और फिर ये वापस आती हैं। पहले ये स्ट्रेच होती हैं, और फिर चूंकि हर इलास्टिक चीज़ के अंदर रिकॉइल की एबिलिटी होती है, आप अगर रबर बैंड को खींच के छोड़ेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आता है। तो पहले ये खींचेंगी बाहर की तरफ, और उसके बाद ये अंदर की तरफ मूव करेंगी, तो इसी वजह से ब्लड जो है वो आगे की तरफ पुश होता है। तो इलास्टिन फाइबर्स तो हेल्प करते हैं इसमें, लेकिन उनके साथ दूसरी चीज़ भी दी हुई है। दो ऑप्शन है कि जिसके अंदर इलास्टिन फाइबर्स हैं, एक ऑप्शन सी है और एक ए है। देखें, इलास्टिन फाइबर के साथ यहाँ दिया हुआ है एंडोथीलियम। एंडोथीलियम सबसे अंदर वाली लेयर है, ये बहुत बारीक लेयर होती है, तो ये प्रेशर बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होती। ये जो कोलेजन वाली लेयर है, ये जो सबसे आउटर लेयर है, कोलेजन फाइबर जिसके अंदर कोलेजन प्रोटीन की एक टाइप होती है, ये आपकी बोन और कार्टिलेज में भी पाए जाते हैं। तो ये कोलेजन फाइबर्स है बेसिकली, जो इलास्टिन फाइबर्स के साथ मिलके एओर्टा को या आर्टरीज को इस काबिल बनाते हैं कि वो हाई प्रेशर को बर्दाश्त कर लेती हैं।